कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, आपकी साइंस का आज हम चैप्टर नंबर जो 13 है हमारा पर्यावरण, इसको आज हम पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ से देख सकते हैं आप, पूरे नोट्स आपको मिलेंगे, पूरे हस्तलिखित नोट्स है, ताकि हमारे बच्चों को एग्जाम में बिल्कुल अच्छे स्कोर कर पाए। चलिए, तो सबसे पहले अध्याय का नाम है हमारा पर्यावरण। तो वास्तव में पर्यावरण क्या है, यहां से हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण हम कहते हैं वातावरण को। अब कौन से वातावरण को? जो हमें चारों ओर से घेरा हुआ वातावरण है, इसी को अपन कहते हैं पर्यावरण। तो हम डेफिनेशन की बात करें तो आपको इतना सा लिखना है कि हमारे चारों ओर से घेरे हुए वातावरण को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा अपन जो क्लास 5th 6th से सीखते आ रहे हैं कि हमारे चारों ओर से के घेरे हुए वातावरण को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ठीक है भैया। अब पर्यावरण के अंतर्गत आता है अपना यहाँ पर पारितंत्र। ठीक है, दूसरा टॉपिक इसमें रहेगा पारितंत्र, क्योंकि पर्यावरण में हम इस अध्याय में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, यहां से देख सकते हैं पारितंत्र और इसके संगठक क्या है। तो देखो, पारितंत्र क्या है उसको समझते हैं। तो पारितंत्र क्या है? देखिए, कोई भी जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीव और वातावरण के अजैव घटक, वातावरण के अजैव घटक, क्या बोला मैंने? कि कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र के सभी जीव एवं वातावरण के अजैव घटक के संयुक्त रूप को ही पारितंत्र कहते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र के देखिए परिभाषा पूरी बन गई कि कोई भी जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के सभी जीव और वातावरण के अजैव घटक को संयुक्त रूप से अपन कहते हैं पारितंत्र। मान के चलिए, उदाहरण के रूप में अपन ने यहां से लिया है, जैसे बगीचा। पूरे नोट्स प्रोवाइड करूंगा, घबराना नहीं है ना। बगीचा, और बागीचा एक तरह का क्या है? पारितंत्र है। ठीक है, मानव निर्मित है तो हाँ जी। ठीक है, तो वन हो गया, तालाब हो गया, झील हो गई, ये भगवान ने ऑटोमेटिकली बनाए। इसमें से तालाब जो है वो वन भी अपन तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो जो पहले से ही प्रकृति में मौजूद है उन्हें कहेंगे अपन प्राकृतिक पारितंत्र। तो पारितंत्र मुख्य रूप से कितना प्रकार का हो गया? मानव निर्मित और प्राकृतिक। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई आपको? ठीक है भैया। और यदि हम बात करें तो आपको ये समझ में आएगी, यहाँ पर ये जो बगीचा है, और इस बगीचे में आप सब जानते हैं कि इसमें निर्जीव चीज भी और सजीव चीज भी है। तो यदि हम बात करें कि पारितंत्र के घटक, पारितंत्र के घटक, तो इसके दो घटक है, जैविक घटक और दूसरा है आपका अजैविक घटक। देखिए, ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बच्चों अपन ने पढ़ा पर्यावरण,
और पर्यावरण को हमने कहा कि हमारे चारों ओर से के घेरे हुए वातावरण को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। फिर टॉपिक आया आपका पारितंत्र। तो किसी भी क्षेत्र के सभी जीव, यहां पर मैंने नोट्स पहले से लिखे हुए ताकि स्क्रीनशॉट देने के लिए, कि किसी भी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव घटक सम्मिलित रूप से आपको पारितंत्र कहलाते हैं। ठीक है, पारितंत्र की यदि हम बात करें तो जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों का सम्मिलित रूप ही पारितंत्र कहलाता है। जैसे बगीचा एक पारितंत्र है जो कि कैसा है, मानव निर्मित है। वन, तालाब, झील, ये क्या है, ये प्राकृतिक पारितंत्र है। ठीक है, इसके दो घटक है। इसके दो घटक कौन कौन से, जैविक घटक और अजैविक घटक। इतनी चीजें क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप पढ़ेंगे हम जैविक घटक क्या है, पढ़ेंगे जैविक घटक किसे कहते हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे अपन अजैविक घटक क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं जैविक घटक क्या होता है। चलिए अब समझते हैं जैविक घटक। देखिए जैविक घटक जो होते हैं वो सजीव होते हैं जिनमें जान पाई जाती है। कैसे होते हैं, सजीव होते हैं। तो पारितंत्र के वे घटक जो सजीव हो, जिनमें जान पाई जाए, उन घटकों को अपन कहेंगे जैविक घटक। देखिए बच्चों, पारितंत्र जो है ना हमारा, इस पारितंत्र का दूसरा नाम यदि हम बात करें तो इस पारितंत्र का दूसरा नाम है आपका पारिस्थितिक तंत्र। क्या कह सकते हैं अपन इसे, पारितंत्र का दूसरा नाम है पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो चलिए यहां से देखते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के वे घटक जो सजीव होते हैं, जो कैसे होते हैं, सजीव होते हैं, जैविक घटक कहलाते हैं। उदाहरण की यदि बात करें तो अपन कहेंगे पशु, ठीक है, कीट, मनुष्य और पेड़ पौधे। ठीक है भैया, तो क्या समझ में आया जैविक घटक, कि पारितंत्र के वे घटक जो सजीव होते हैं। कैसे होते हैं, पारितंत्र के वे घटक जो सजीव होते हैं, ठीक है, उन्हें अपन क्या कहेंगे, जैविक घटक कहेंगे। समझ में आया। तो कार्य के आधार पर यदि अपन जैविक घटकों की बात करें तो इसे तीन भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक या अपमार्जक। ठीक है, अब हम उत्पादक को समझेंगे, फिर उपभोक्ता समझेंगे, फिर अपघटक समझेंगे, फिर उसके बाद में आएंगे अजैविक घटक के ऊपर। तो देखिए अपन ने पढ़ लिया बच्चों कि जैविक घटक जो है, ठीक है, उनको तीन भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपमार्जक। अब हम समझते हैं उत्पादक किसे कहते हैं। उत्पादक वास्तव में क्या है। देखिए जो उत्पादक है, जैसे हरे पेड़ पौधे, उदाहरण की यदि हम बात करें तो हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल, ठीक है, तो ये जो है, ये ऐसे जीव है जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। समझ में आ रहा है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, अर्थात जिनमें अपना भोजन बनाने की क्षमता होती है, उन्हें अपन कहते हैं उत्पादक। किसे कहेंगे, कि ऐसे जीव जिनमें, बिल्कुल आराम से बता रहा हूं बच्चों, है ना, ऐसे जीव जिनमें प्रकाश,
संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाने की क्षमता होती है। समझ में आया कि ऐसे जीव जिनमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, अपना भोजन बनाने की क्षमता होती है, ठीक है, उन्हें अपन कहेंगे, ठीक है, ऐसे जीवों को अपन कहेंगे उत्पादक। ठीक है भैया, किसे कहेंगे उत्पादक? कि ऐसे जीव जिनमें अपना भोजन बनाने की क्षमता होती है, ठीक है, उत्पादक कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण है हरे पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल। उत्पादक हो गया। उत्पादक के बाद में आता है आपका दूसरा उपभोक्ता। क्या आएगा? उपभोक्ता। तो देखिए अगला बिंदु देखते हैं। तो देखिए आप उपभोक्ता समझते हैं। देखिए उपभोक्ता से पहले अपन ने अभी उत्पादक पढ़ लिया, सबको पता ही है कि ऐसे जीव जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाने की क्षमता होती है। अब उपभोक्ता वो जीव होते हैं जो उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। उपभोक्ता हम किन्हें कह सकते हैं? कि वे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वे जीव, लिखता भी आ रहा हूं मैं ताकि हमारे बच्चों को समझ में आ जाए। देखिए बच्चों आराम से समझा रहा हूं मैं। वे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पोषण के लिए, ठीक है, उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। किन्हें कहते हैं उपभोक्ता? कि वे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोषण के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। उदाहरण उदाहरण है सभी प्रकार के जंतु। ठीक है भैया, समझ में आया? उपभोक्ता क्या है? कि वे जीव जो या तो प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करेंगे उपभोक्ता ऐसे उत्पादकों पर, या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी तक अपन ने देख लिया है इतनी सारी चीजें। अब आते हैं अपन उपभोक्ता के बाद में आ जाएगा आपका अपमार्जक। अब अगला टॉपिक है अपना अपमार्जक किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अपमार्जक भी बहुत ही सिंपल है। देखिए जो जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, ये क्या है? ये है आपके सूक्ष्म जीव। और ये जो सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। क्या शब्द बोला है मैंने? कि जो जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। और ये सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेष, मृत जैव अवशेष मतलब सड़ी गली चीज जो सड़ जाए, जो उनका अपमार्जन करेंगे। अपमार्जन का मतलब अपन कह सकते हैं सफाई करेंगे, नष्ट करेंगे।
ठीक है, उन्हें टुकड़ों में विभक्त करेंगे, कठिन पदार्थों से, अकार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में उसका विघटन करेंगे, यानी हम बात करें शुद्ध हिंदी में कि सड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, मतलब, है ना। तो जीवाणु, कवक जैसे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। बस इन्हीं को अपन कहते हैं, इन सूक्ष्म जीवों को ही क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। क्या है अपमार्जक की परिभाषा, थोड़ा सा अपन लिख लिख के भी याद करें ताकि यहाँ आपको अच्छे समझ में आए बेटा। नोट्स पूरे तैयार करा रहा हूं मैं आपको। तो अपन कहेंगे जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव किनका अवशेष करेंगे, अपमार्जन करेंगे। तो ये क्या करेंगे, मृत जीव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, ये सूक्ष्म जीव ही अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जक समझ में आ गया कि जीवाणु और कवक इनके जैसे सूक्ष्म जीव मृत सड़ी गली चीजों का अपमार्जन करेंगे। बस इन सूक्ष्म जीवों को अपन कहेंगे अपमार्जक। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें समझ में आई आपको। ठीक है भैयू, चलिए तो अपन अब नोट्स यहाँ तक के आपको प्रोवाइड करा देते बेटा, है ना। सबसे पहले अपन ने पर्यावरण पढ़ा और पर्यावरण की परिभाषा तो आपने यहीं से देख ही ली है, ये स्क्रीनशॉट लेते आना है। फिर अपन ने पढ़ा पारितंत्र, ये हो गया। पारितंत्र के बाद में अपन ने पढ़ा इसके दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। फिर जैविक घटक में पढ़ा कि वे पारिस्थितिक तंत्र के वे घटक जो सजीव होते हैं, जिनमें ठीक है जान पाई जाती है, उन्हें अपन कहेंगे जैविक घटक। और कार्य के आधार पर अब जो घटक होते हैं जैविक घटक, उनको तीन भागों में बांटा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। फिर इसके बाद में अपन ने देखा कि उत्पादक किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं, और फिर अपन ने अंत में जाना अभी कि अपमार्जक क्या होते हैं। ये हो गया अपमार्जक किसे कहते हैं। तो देखिए अब ये अपने जो पढ़ा है उसको अपन थोड़ा सा बुक में से भी पढ़ते हैं ताकि थोड़ी खास खास चीजें आएगी, उस पर अपन टिक मार्क भी कर लेंगे। तो देखिए पारितंत्र और उसके संघटक क्या है ना। सभी जीव जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव, भौतिक कारकों के परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। तो किसी क्षेत्र के, जो किसी क्षेत्र है और उस क्षेत्र के सजीव यानी कि जीव यहां से आपको इतना सा लिखना है, किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, पारितंत्र बनाते हैं। ठीक है भैया। अतः एक पारितंत्र में के सभी जीवों के जैव घटक और अजैव घटक होते हैं। भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज,
इत्यादि अजैव घटक है। अब जब मैं इनके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं मतलब समझ जाओ कि ये इंपॉर्टेंट है। वर्षा एक जैविक कारक है, जैविक घटक है क्या, तो अपन बोलेंगे अजैव घटक है। कौन सा घटक है ये, अजैव घटक। वायु अजैव घटक, मृदा अजैव घटक। ठीक है भैया। उदाहरण के लिए आप बगीचे में जाए तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूरजमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेंढक, कीट, पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। यहाँ सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं। यानी ये सारे घटक क्या आ गए आपके, सजीव घटक के अंतर्गत आ गए। ठीक है भैया। इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। अतः यहाँ पर बगीचा, ध्यान देना बेटा, है ना ये लाइन, बगीचा एक क्या है, पारितंत्र है। वन, तालाब, झील पारितंत्र के अन्य प्रकार हैं। ये कैसे हैं, प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि बगीचा, खेत और मानव, क्या सॉरी, बगीचा और खेत जो है वो मानव निर्मित पारितंत्र है। ठीक है भैया, इतनी चीजें। इसके बाद में अपन अब घटक जो है जीवन निर्वाह के आधार पर जो जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक यानी कि अपन ने जिसको पढ़ा अपमार्जक के रूप में बांटा गया है। आइए स्मरण कीजिए कि हमने स्वनिर्वाह पारितंत्र स्वयं बनाया था। कौन से जीव सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति, अकार्बनिक पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा मंड का निर्माण कर सकते हैं। सभी पौधे नील हरित शैवाल जिनसे प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, ये वर्ग कौन सा आता है, उत्पादक के वर्ग कहलाते हैं, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, उत्पादक भी हो गया अपना। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे कि सभी जीव परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं, जिन्हें अपन उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता की परिभाषा भी अपन ने देख ली बेटा, है ना। अब उपभोक्ता को मुख्यतः, ये अपन ने अभी नहीं पढ़ा, अभी आगे आएगा। उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी में बांटा गया है। इनमें से इनके प्रकार के वर्ग उदाहरण बता सकते हैं। ठीक है भैया। अब इनमें से आपको ये यहां पर इस चैप्टर को अपन पढ़ेंगे और इससे एक आपका प्रश्न बनेगा कि जो अपमार्जक होते हैं वो पारितंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्यों। तो इसको आप पढ़ लेना। अब मैं समझा देता हूं कि पारितंत्र में प्रश्न क्या है हमारा, कि पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका क्या है। तो देखिए, अपमार्जक जो होते हैं ना, उन्हें प्राकृतिक सफाई का एजेंट कहते हैं। एजेंट क्यों कहते हैं, अपमार्जक का मतलब क्या है, तो अपमार्जक का मतलब हमने जान लिया कि जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव, ये जो सूक्ष्म जीव है, इन सूक्ष्म जीवों को ही अपन अपमार्जक कहेंगे या अपघटक कहेंगे। ये क्या करते हैं, सड़े गले मृत जो जीव होते हैं उनके अवशेषों का, मतलब सड़ी गली चीजों को हम अपमार्जन करेंगे, उनको खत्म करेंगे, नष्ट करेंगे, उन्हें टुकड़े टुकड़े में विभक्त कर देंगे और मिट्टी की में मिला देंगे। तो ये अपमार्जक कहलाएंगे, सूक्ष्म जीव ही। जो सूक्ष्म जीव मृत सड़े गले पदार्थों का क्या करेंगे, अपमार्जन करेंगे। उन अपमार्जन करने वाले जीव यानी कि वो सूक्ष्म जीव है, उन जीवों को अपन कहेंगे अपमार्जक। तो ये एक तरह का क्या करते हैं, सफाई करते हैं, तो प्राकृतिक सफाई का एजेंट है। अपमार्जक का जो कार्य है वो क्या है, जैव निम्नीकरण पर आधारित होता है। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। क्या करते हैं,
जटिल जो कार्बनिक पदार्थ हैं उन्हें सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ेंगे। ठीक है भैया, और इस प्रकार वातावरण में क्या करेंगे, संतुलन बनाएंगे। क्या करेंगे, संतुलन बनाने का कार्य करेंगे तथा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये कहलाएगा आपका पारितंत्र के में अपमार्जक की भूमिका। समझ में आया कि पारितंत्र में अपमार्जक, ठीक है, ये क्या करते हैं, प्राकृतिक सफाई का एजेंट कहते हैं इन्हें। ये अपमार्जक जैव निम्नीकरण पर कार्य करते हैं या इनका कार्य जैव निम्नीकरण पर होता है। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। इस प्रकार अपमार्जक जो है वातावरण में संतुलन स्थापित करने में मदद करते हैं। ठीक है, तथा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इसका आपको इतना लिख देना है। ये अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला एक प्रश्न यहाँ पर है कि उत्पादक किस प्रकार उपभोक्ता से भिन्न होता है। तो हम जानते हैं उत्पादक क्या है कि जिनमें अपना भोजन बनाने की क्षमता होती है उन्हें अपन कहते हैं उत्पादक। उपभोक्ता क्या है कि ये उत्पादक पर अपने भोजन के लिए निर्भर होता है, मतलब ये स्वयं अपना भोजन नहीं बनाएगा, उत्पादक को ही भोजन के रूप में ग्रहण करेगा, यानी कि उन पे ही भोजन के लिए निर्भर होगा। तो देखिए, उत्पादक वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उत्पादक कौन से जीव होते हैं, वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जबकि उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं क्योंकि ये क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, आप तो समझो क्या बोल रहा है कि उत्पादक वे जीव होंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, और उत्पादक किन्हें कहेंगे, सॉरी उपभोक्ता, उपभोक्ता उन जीवों को कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। अब बात करें हरे पौधे की, तो हरे पौधा स्वयं अपना भोजन बनाता है। तो हरे पौधे उत्पादक होते हैं क्योंकि ये क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जबकि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतु उपभोक्ता में आते हैं, उपभोक्ता में आते हैं क्योंकि ये अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, सरल है, कोई कठिन नहीं है, आप बढ़िया से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये प्रश्न हो गया इतना। इसके बाद में अगला टॉपिक जो आता है आपने पढ़ लिया था, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो पोषण के आधार पर जो उपभोक्ता है ना, उन उपभोक्ताओं को 3 भागों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। सबसे पहले अपन देखेंगे शाकाहारी जीव किन्हें कहते हैं। तो देखिए, शाकाहारी जीव किन्हें कहते हैं। देखिए, अपन ने अभी पढ़ा कि जो उपभोक्ता है उन उपभोक्ताओं को, ठीक है, भागों में बांटा गया है, शाकाहारी भाग, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, यानी कि जो उपभोक्ता उसे 3 तरह से बांट दिया। तो शाकाहारी क्या है, ऐसे उपभोक्ता जो अपने पोषण के लिए, ठीक है, ऐसे, यहां पर लिख भी जाता हूं मैं, ऐसे उपभोक्ता जो अपने पोषण के लिए केवल और केवल किन पर निर्भर रहेंगे, पेड़ पौधों पर निर्भर रहेंगे। केवल पेड़ पौधों निर्भर रहते हैं। शाकाहारी कहलाते हैं। सही में आ रहा है कि जो उपभोक्ता, ऐसे उपभोक्ता जो अपने पोषण के लिए, ठीक है, केवल और केवल किन पर निर्भर रहेंगे, पेड़ पौधों पर निर्भर रहेंगे।
उन्हें अपन कहेंगे शाकाहारी। उदाहरण की यदि हम बात करें, उदाहरण की बात करें तो भेड़ बकरी, ठीक है, प्रायः सभी पालतू पशु, यदि अपन बात करें भेड़ बकरी प्रायः सभी पालतू पशु खरगोश आदि, जैसे पालतू पशु अपनी गाय आई, ये ऐसे ना, तो ये क्या कहलाते हैं आपके बेटा, शाकाहारी जीव कहलाते हैं। वे उपभोक्ता या वे जंतु जो अपने पोषण के लिए केवल और केवल पौधों पर निर्भर रहेंगे, उन्हें हम कहेंगे शाकाहारी। अब अगला टॉपिक है आपका मांसाहारी, तो आइए उसे समझते हैं। तो मांसाहारी किन्हें कहते हैं? तो मांसाहारी उन उपभोक्ताओं को कहते हैं या उन जंतुओं को अपन मांसाहारी कहेंगे जो केवल और केवल अपने पोषण के लिए जंतुओं पर निर्भर करेंगे। क्या बोला मैंने? कि वे जंतु जो अपने पोषण के लिए केवल और केवल किन पर निर्भर होंगे? जंतुओं पर निर्भर होंगे। तो अपन लिख सकते हैं एक तरह के ये उपभोक्ता है ये भी। तो वे उपभोक्ता या फिर वे जंतु या उपभोक्ता जो अपने, 2 नंबर में परिभाषा आती है ना, अपने पोषण के लिए केवल जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, मतलब वे जंतु या उपभोक्ता जो अपने पोषण के लिए केवल जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, अर्थात क्या करते हैं? ये उनके मांस का भक्षण करते हैं, अर्थात उनके मांस का भक्षण करते हैं। मांसाहारी जीव कहलाते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया नहीं आया आपको? मांसाहारी समझ में आया कि वे जंतु या उपभोक्ता जो अपने पोषण के लिए केवल जंतु पर ही निर्भर होंगे, अर्थात उनके मांसों का भक्षण करेंगे। उदाहरण की यदि हम बात करें, उदाहरण के लिए शेर, भेड़िया, बिल्ली आदि। ठीक है भैया, तो ये हो गया मांसाहारी। चलिए अगला टॉपिक है अपना सर्वाहारी जंतु या सर्वाहारी उपभोक्ता किन्हें कहते हैं? उदाहरण सहित समझिए। अगला है आपका सर्वाहारी जंतु या सर्वाहारी उपभोक्ता किन्हें कहते हैं? ठीक है, सर्वाहारी नाम में क्या है? सब कुछ आहारी, मतलब सब कुछ आहार में लेंगे भैया। बिल्कुल साहब, मनुष्य ऐसा प्राणी है ना सर्वाहारी है। ये चूहा, ये भी सर्वाहारी जीव होता। कुत्ता, अब मनुष्य की जात कुत्ते की तरह हो गई है। किस तरह? कुत्ते की तरह। इतने मनुष्य कुत्ते से ज्यादा बदतर है। क्यों? क्योंकि वो पेड़ पौधों को भी खाता है, जंतुओं को भी खाता है, दोनों तरफ है। समझ में आया बात नहीं आई? एक तरह के जीव अपने देखे शाकाहारी, जिनमें केवल उन्होंने
पेड़ पौधों को खाया, दूसरे देखिए मांसाहारी जिनमें केवल मांस खाया। सर्वाहारी साहब ये रात को तो खा पी लेंगे मांस मच्छी, ठीक है, और सुबह से लगा लेंगे तिलक और बिल्कुल साहब आहा भगत, ऐसे बनेंगे बुगला भगत, ठीक है। तो ये सर्वाहारी है। तो सर्वाहारी के अंतर्गत कौन सा आएंगे कि वे जंतु या वे जीव जो अपने पोषण के लिए पेड़ पौधे और जंतुओं दोनों पर निर्भर होते हैं। वे जंतु जो अपने पोषण के लिए वे जंतु जो अपने पोषण के लिए पेड़ पौधे पेड़ एवं पेड़ पौधों एवं जंतुओं दोनों पर निर्भर होते हैं। समझ में आया? वे जंतु जो अपने पोषण के लिए पेड़ पौधों और जंतुओं दोनों पर निर्भर रहते हैं या होते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। यहां से कौन आएगा, ये ना, सर्वाहारी कहलाते हैं। समझ में गया? वे जंतु जो अपने पोषण के लिए पेड़ पौधे और जंतुओं दोनों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण मैंने बताया, मनुष्य की जात, कुत्ते की जात, मनुष्य दोनों तरफ है भैया। आ गया नंबर, तो इससे बड़ा भगत नहीं बनेगा। और बिल्कुल ही तो फिर ये साहब है ना, बिल्कुल कुत्ते से लेकर तीतरा तक को नहीं छोड़ता है, ये कौवा आदि। समझ में आया कि नहीं आया? सर्वाहारी जीव, ठीक है भैया, कि जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे और जंतु दोनों पर निर्भर रहेगा वो सर्वाहारी कहलाएगा। ठीक है, तो हमने जान लिया यहाँ तक। देखो हमने, ठीक है, शाकाहारी समझ लिया। शाकाहारी के बाद में अपन ने देखा मांसाहारी, नोट्स तैयार करते रहना है। मांसाहारी हो गया, फिर अंत में अपना सर्वाहारी हो गया। ठीक है भैया, अब अगला टॉपिक जो है उसमें एक बिंदु और आपका रह गया है, और उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे अजैविक घटक के रूप में। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं बताइए। तो देखिए उपभोक्ताओं को जो है ना 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी जीव आएंगे, ये शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत, जैसे खरगोश, हिरन, हाथी आदि पालतू पशु हैं। ठीक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। चलिए इसके बाद में अपना है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में के अंतर्गत आ जाएगा आपका, इन्हें प्रथम मांसाहारी भी कहते हैं, भेड़िया, कुत्ता, लोमड़ी, बिल्ली आदि। और तृतीयक उपभोक्ता ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं, जैसे शेर, चील, ठीक है भैया, और आपका मनुष्य, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जैविक घटक से संबंधित जो भी बातें थी डिटेल पर अपन ने यहाँ तक देख ली। यदि आपने नोट्स से नहीं तैयार करे हो तो स्किप कर करके पीछे जाना और शुरुआत से आप नोट्स लिखना, जहाँ बताता रहूंगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा अजैविक घटक किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और 2 नंबर में पूछ लेता है कि अजैविक घटक किसे कहते हैं। यदि हम सिंपल से बात करें, यदि एक शब्द में कहूं तो अजैव पदार्थ, अजैव पदार्थ क्या कहलाते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। अजैव जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके अजैविक घटक कहलाते हैं।
अब ये अजैव पदार्थ क्या है? तो पारितंत्र के कार्बनिक पदार्थ। ध्यान से समझना, अजैव पदार्थ वास्तव में है क्या, ये समझो अजैव पदार्थ का अर्थ है। ठीक है, तो पारितंत्र के कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और भौतिक वातावरण। ये तीनों चीज ही आपकी क्या है, ये है आपके अजैव पदार्थ। ठीक है भैया, तो यदि हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हम अजैविक घटक की कैसे देंगे? हम कहेंगे कि पारितंत्र के कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और भौतिक वातावरण आदि, इन तीनों का नाम बोल दोगे और बोलने के बाद बोलेंगे आदि सभी अजैव पदार्थ अजैविक घटक कहलाते हैं। परिभाषा बहुत सिंपल है बच्चों, है ना बेटा, ध्यान से समझना पड़ेगा, है ना। मेरा जो टारगेट है वो यही है कि आपको परिभाषा यहीं पे याद भी हो, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लूंगा लेकिन कराऊंगा सही। देखिए, पारितंत्र के कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ एवं भौतिक वातावरण आदि अजैव पदार्थ अजैविक घटक कहलाते हैं। ठीक है भैया, यदि हम बात करें परिभाषा को सही रूप से लिखने की, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी है कि अजैविक घटक क्या है कि पारितंत्र के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ तथा भौतिक वातावरण, ये तीनों चीजें सभी अजैव पदार्थ ये, ठीक है, अजैविक घटक कहलाते हैं। ठीक है भैया, यदि हम कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत कौन आता है? कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि। यदि अपन अकार्बनिक पदार्थ की बात करें, अकार्बनिक पदार्थ की बात करें तो आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के बाद में जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है भैया, नाइट्रोजन, समझ में आया इतना? क्या क्या आया? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, तो ये कार्बनिक पदार्थ हो गया, और अकार्बनिक पदार्थ हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यदि अपन भौतिक वातावरण की बात करें, भौतिक वातावरण, तो भौतिक वातावरण के अंतर्गत आ जाएगा प्रकाश, ताप आदि। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको यहाँ ना जैविक घटक और अजैविक घटक जो आपका स्टार्ट में है वहां तक आपको पूरे का पूरा लेक्चर समझा दिया है। ठीक है, पूरी चीजें मैंने बेटा एक एक चीजें नोट्स में से निकाल निकाल कर एक एक चीजें आपको बताई है। ठीक है, ये सारी चीजें आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है अपना आता है आहार श्रृंखला और आहार जाल। ठीक है, और ये अपन अगले वीडियो में
अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बढ़िया से तैयारी करिए आप तो, और कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो बेधड़क कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आप तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका पार्ट 2 मतलब भाग 2 बोलते हैं उसको। अध्याय जो है आपका 13 चल रहा है। बस इसमें आहार श्रृंखला और आहार जाल के बाद में आपका टॉपिक रहेगा ये इस तरह का। ठीक है, यानी पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करेगा, कचरा प्रबंध आ जाएगा, और कचरा प्रबंधन के बाद में चैप्टर खत्म है। ठीक है, छोटा है पर लेकिन बच्चों मैंने ना पूरा एक एक चीजें इसकी सोल्व करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।